हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो तो हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम तो 11th में आ गए, लेकिन केमिस्ट्री क्या होता है हमको तो पता ही नहीं है। मतलब बिल्कुल हमें पता नहीं है, फिर हम क्या केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर नहीं कुछ आ रहा है केमिस्ट्री में, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ भी अगर बोलने लिखने आ रहा है थोड़ा बहुत, बस मेरे लिए काफ़ी है। बाकी केमिस्ट्री तुम्हारे खून में डाल देंगे, टेंशन मत लो। समझ रहे हो ना, ब्लड में केमिस्ट्री दौड़ेगा। ठीक है ना। किसके द्वारा? मेरा नाम जानते हो, कुछ बच्चे नहीं जानते हो तो जान लो, गौतम सर। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर बचपन में कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो पता है कि अगर तुम्हें सिर्फ हिंदी या इंग्लिश आ रहा है, बस इतना हमें चाहिए। हिंदी लिखने आ रहा है, इंग्लिश लिखने आ रहा है, इतना काफ़ी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग को ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि सर मेरे पास केमिस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हम केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सीख पाओगे। ठीक है ना। ये क्लास 7, 8, 9, 10, 11 तक का बच्चों के लिए है वीडियो। ठीक है। लगभग 3-4 लेक्चर ऐसा डालेंगे जो अगर बच्चे 7, 8 क्लास के बच्चे भी हो तो वो भी देख सकते हैं और उनको भी पूरा का पूरा समझ में आएगा और उनको काम का भी रहेगा वीडियो। ठीक है। तो हम लोग जो है एकदम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए बेफिक्र होकर के आज से केमिस्ट्री का दिमाग में रखो कि हमको आ रहा है। ठीक है। कैसे आएगा, थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का पार्ट्स कितना पार्ट्स में है। देखो ये हमारा जो है केमिस्ट्री है। ठीक है। ये केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब हम लोग जो है क्लास 10th तक सिर्फ जाने थे क्या कि केमिस्ट्री होता है भैया। क्या जाने थे? केमिस्ट्री होता है। लेकिन आज जो है हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री भी 3 भाग में बटा है। जैसे बचपन में 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि साइंस होता है सिर्फ, लेकिन जैसे 9th 10th में पहुंचे हो गए तो पता चला हो कि अच्छा सर साइंस का भी 3 पार्ट होता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग होता है। ठीक है। तो अच्छी बात है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 3 भाग होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक। और नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक। नाम में ही थोड़ा बहुत पता चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक है ना, हम लोग को क्या पढ़ना है? अमाउंट वगैरह से रिलेटेड। ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन। क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन। ठीक है ना, मतलब कि कोई चीज कितना बनाना है तो उसमें कितना किस चीज का अमाउंट डालना है, क्या कितना लेना है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री हमको बताता है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग को वाटर बनाना है। अब कितना वाटर बनाना है? वाटर कौन कौन चीज से बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो अब ये कितना ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम वाटर बनेगा, मतलब अमाउंट एनालिसिस के बारे में कौन बताता है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ठीक है, ऐसे तो पहले बांटा गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर बचपन में। ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़े हो गए। ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जो क्या होता है? लिविंग थिंग्स से आता है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग या हम लोग खुद से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है। लेकिन बाद में पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग आराम से लैब में बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, रिएक्शन वगैरह, ये सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वगैरह से रिलेटेड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ना है एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, इट्स कंपाउंड। ठीक है बालक। तो हम लोग का केमिस्ट्री का 3 भाग है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट करने जा रहे थे लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। तो डेज भी फर्स्ट है, तो हम लोग का आज का पहला दिन है। और पहला दिन जो है हम लोग ऐसे तो उसको
जनरली अगर देखा जाए तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक है, पूरा केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है। इसको हम लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फिजिकल वाले कैटेगरी में रख के हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट फिजिकल का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है। अब ये 4 चैप्टर का नाम हम अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 4 चैप्टर जो है तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का रीड है। मतलब अगर इस 4 चैप्टर के बारे में तुम सही से नहीं जानते हो तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने में समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आया समझ में? तो ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल हम लोग को एकदम टिप ऑफ टंग आ जाना चाहिए, मतलब कि तुमको याद हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अभी बताए हैं ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा कोई भी बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है, चाहे वो क्लास 7th का हो, क्लास 8 का हो, क्लास 9th का हो, क्लास 10th का हो, ठीक है। 11th वाले का तो पढ़ना ही है। तो ये जो 4-5 लेक्चर जो हम लोग शुरुआत का बनाएंगे वो 7th क्लास से लेकर के 10th तक के बच्चे आराम से देख सकते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर है, ठीक है। तो बालक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम जीरो से, हम बताएं तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स समझ रहे हैं? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड। तुम लोग अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम बता रहे हैं। तुमको पता है क्या, जब हम लोग का बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर कोई जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जब ये यूनिवर्स बना था उससे पहले ये क्या था, यूनिवर्स से पहले क्या था, एक बहुत बड़ा, मतलब तुम्हारे इमेजिनेशन, मतलब तुम्हारे कल्पना से भी बाहर है, इतना बड़ा था एक आग का गोला। और वो आग के गोला में था क्या, हाइड्रोजन एटम। और वही जो है वो आग का गोला ब्लास्ट होकर के बहुत सारा, ठीक है ना, प्लैनेट गैलेक्सी वगैरह जितना भी देख रहे हो, स्टार्स वगैरह, वो सारा का सारा बना हुआ है, ठीक है। तो खैर वो स्टोरी हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा यूनिवर्स को साइंस क्या किया है, 2 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है एनर्जी और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, मैटर है। पहला पार्ट क्या है वाला, एनर्जी, और दूसरा पार्ट क्या हमारा, मैटर है, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है, हाँ। तो ये जो है एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी के बारे में तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्या पढ़े होंगे, ठीक है ना, अरे क्या पढ़े होंगे, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी अगर कोई भी चीज रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे कोई भी काम कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है एनर्जी, इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से वाला, मैटर से। मैटर हिंदी इसका होता है क्या वाला का, पदार्थ। क्या होता है हिंदी, पदार्थ। तो मैटर जो होता है, ठीक है ना, पदार्थ। अब इस मैटर को वापस से क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है बालक, भौतिक। अरे फिजिकल मतलब क्या होता है, भौतिक। और केमिकल मतलब क्या होता है बालक, रासायनिक। अरे क्या होता है, रासायनिक। तो फिजिकल और केमिकल 2 पार्ट में बांटा गया मैटर को। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में वापस से 3 गो, सॉलिड जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस। लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव। और हमारा क्या हो गया, गैस, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन वापस से 2 पार्ट में बांटा गया। एक है हमारा प्योर मतलब तो जानते होंगे सब लोग, शुद्ध। और इम्प्योर मतलब, ठीक है ना, प्योर और इम्प्योर। ये इम्प्योर बोल दो या इसको मिक्सचर बोल दो, मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है ना, या मिक्सचर बोल दो, ठीक है। तो मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है, या प्योर मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध, ठीक है। तो बालक देखो यहाँ पर केमिकल को वापस से 2 पार्ट में बांटा गया, क्या है, प्योर और इम्प्योर। प्योर को वापस से 2 पार्ट में बांटा गया, एलिमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं क्या बालक, तत्व। और कंपाउंड को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं बालक, यौगिक। अरे क्या बोलते हैं, यौगिक। तो यहाँ पर हम लोग को केमिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में बांटा गया। एक क्या है, एलिमेंट और प्योर और इम्प्योर। और प्योर को वापस से 2 पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड।
एलिमेंट को वापस से दो भाग में, ऐसे तो तीन भाग है इसका, एक और है हमारा मेटेलॉइड। क्या है हमारा? मेटेलॉइड है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटेलॉइड है। मेटल धातु, सब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। नॉन मेटेलॉइड क्या होता है? अधातु, ठीक है। और मेटेलॉइड क्या होता है? ठीक है, तो जो क्या हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता हो, ठीक है ना, मतलब जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल का, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, मतलब दोनों के बीच का प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड का भी दो भाग होगा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। हम बताए थे क्या, अभी बताया है कि ऑर्गेनिक पहले ऐसे माना जाता था। क्या माना जाता था? कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ओनली कैसे आता है बालक? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहां से आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से या हम लोग बनाते हैं उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट बाद में चेंज हो गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी हम चाहे तो लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर को फिर से वापस से दो पार्ट में बांटा गया। होमोजीनियस मिक्सचर को बालक हम लोग बोल सकते हैं क्या? सजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और अलग हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? हेलो, हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? तो विजातीय मिश्रण। अरे क्या हो जाएगा? विजातीय। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सबका डेफिनेशन बारी बारी से। देखो सबसे पहला क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। सब लोग नाम सुने होंगे मैटर का, पदार्थ का। तो मैटर होता क्या है? क्या होता है? तो कोई भी चीज, ठीक है, जो जगह छेकता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो। क्या? स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके पास मास हो। क्या हो? मास हो, तो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो द सब्सटेंस मतलब ऐसा वस्तु विच हैव मास, जिसके पास मास हो, ठीक है, एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड। सॉलिड के बारे में सब लोग जानते होंगे। क्या जानते हो कि सॉलिड किसको बोलते हैं? तो सॉलिड उसे कहते हैं, ठीक है, जिसके पास क्या हो? शेप, साइज और वॉल्यूम। शेप साइज मतलब आकार, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन। बचपन में वॉल्यूम का नाम सुने होंगे बालक, बताओ वॉल्यूम होता क्या है? पता है किसी को? वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। मतलब कोई भी चीज कितना जगह छेकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, कोई भी सब्सटेंस वॉल्यूम तो छेकेगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पेन अपना जगह छेक रहा है, ठीक है। तो जितना जगह छेक रहा है उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? वॉल्यूम बोल देंगे। क्या बोल देंगे वाला का? वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है। तो याद रखना क्या कि सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों चीज फिक्स होगा। जैसे मान लो कि ये है, मान लो कि तुम लोग में से कोई यहाँ से आया 3000 का मार्कर, ठीक है, चलो चुरा के ले चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से घर चुरा करके ले जाओगे, ठीक है। तो जितना जगह यहाँ पे छेक रहा है उतना ही जगह घर पे भी छेकेगा, ठीक है ना। मतलब ये अपना जगह सेम छेकेगा, मतलब इसका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होगा बालक? फिक्स होगा। लिक्विड, लिक्विड किसको बोलते हैं बालक? लिक्विड जिसका शेप, साइज फिक्स नहीं होता है। जैसे देखो, अगर पानी है, क्या है? पानी है। पानी को अगर बोतल में रखो तो बोतल का आकार हो जाएगा, कटोरा में रखो तो कटोरा के आकार का हो जाएगा। अगर मान लो उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। मतलब उसका शेप और साइज फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उसका जो है जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का आकार का हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर वॉल्यूम 1 लीटर पानी लेते हो तो चाहे किसी भी बर्तन में रखो, पानी वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी जो है वो बढ़ जाएगा, बड़ा बर्तन रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, छोटा बर्तन रखोगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिक्विड किसको कहते हैं? जिसका शेप, साइज तो फिक्स ना हो लेकिन वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो। गैस, गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होता है ना, तो शेप फिक्स होता है ना, साइज फिक्स होता है ना, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ नहीं फिक्स होता है। चाहो तो इस पूरा रूम का गैस को हम एक छोटा सा सिलेंडर में रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस रूम का पूरा स्पेस अभी ये एयर ऑक्युपाई किया है, उसको चाहे तो एक छोटा सा सिलेंडर में रख सकते हैं। मतलब उसका क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया, शेप, साइज भी चेंज हो जाएगा। जिस सिलेंडर में रखोगे, जिस प्रकार का सिलेंडर में, ठीक है ना, उसका आकार जैसा होगा उसी प्रकार का वो आकार पकड़ लेगा गैस। मतलब यहाँ पर गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में।
देखो एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे तत्वों के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, 118 प्रकार का एलिमेंट होता है। कितना प्रकार का एलिमेंट होता है? 118 प्रकार का एलिमेंट। तो इतना सारा एलिमेंट का नाम हम लोग सुने, ये सारा का सारा एलिमेंट कहलाता है। मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना, सबस्टांस को, वस्तु को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से, मतलब परमाणु से मिलकर बने होंगे, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। नेक्स्ट है इम्प्योर। इम्प्योर मिक्सचर में देखो एकदम लीजिए क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बालक? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, ठीक है ना, जीनियस का मतलब कैटेगरी, और मिक्सचर का मतलब मिश्रण, जिसमें मतलब एक प्रकार का मिश्रण होगा, ठीक है ना, एक प्रकार का, ठीक है, उसमें सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, ठीक है, तो जिसमें अलग अलग प्रकार से होगा उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि एक गिलास है, एक और गिलास ले लिए, इस गिलास में क्या किया हम लोग? पानी मिला दिए, और इसमें क्या मिला दिए? शुगर मिला दो, चीनी, ठीक है, इसमें भी पानी ले लिया और इसमें क्या मिला दो? सॉइल, मिट्टी मिला दो। अब बतलाओ, मिला करके बढ़िया से कुछ देर छोड़ दो। यहाँ पर देखो चीनी पानी जो है, यहाँ पर 2-3 नल लगा दो, ऊपर में देखोगे तो क्या होगा? मिठास सेम होगा, बीच वाले में मिठास सेम होगा। लेकिन यहाँ पर सॉइल और पानी का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मड, मतलब कीचड़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर वाला पानी फ्रेश है, लेकिन नीचे वाला पानी ज्यादा गंदा है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से, ठीक है ना, हम लोग जब शरबत पियेंगे, चाहे ऊपर का शरबत पियो, चाहे बीच का, चाहे नीचे का, क्या होगा? सबका टेस्ट एक जैसा होगा। तो हम लोग इसको चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं होमोजीनियस क्या? तो 10 सबस्टेंस व्हिच हैव सेम प्रॉपर्टीज। 10 सबस्टेंस मतलब ऐसा वस्तु जिसका प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, पूरा मिश्रण में, ठीक है ना, टेस्ट सेम हो, ठीक है, कंपोजिशन मतलब उसका संरचना, मतलब उसका बनावट भी सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। और अगर डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनियस। देखो इसका सारे का छोटा छोटा डिफिनीशन है, लिख दिए हैं, देखो क्या है बताओ सब लोग। देखो क्या लिखा हुआ है बताओ? द सबस्टेंस, ठीक है, उसके बाद व्हिच है, सबस्टेंस मतलब क्या होता है अलग? वस्तु। सबस्टेंस मतलब वस्तु, व्हिच है मतलब जिसके पास, अब अलग क्या? जिसके पास, ठीक है, तो द सबस्टेंस मतलब ऐसा वस्तु, व्हिच है जिसके पास, मास हो मतलब वजन हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई मतलब होता है छेकना या घेरना, ठीक है ना, छेकना या घेरना। तो ऐसा वस्तु जिसके पास क्या हो? मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह छेकता हो, स्पेस मतलब खाली स्थान या जगह, ठीक है ना, खाली स्थान बोल दो या जगह बोल दो, ठीक है। तो द सबस्टेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे? मैटर। क्या बोल देंगे बालक? मैटर। जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, मोबाइल हो गया, एयर हो गया, लिक्विड हो गया, हाँ, सारा का सारा के पास क्या होता है? मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है बालक। कुछ लोग सोच रहा हो कि सर एयर के पास कहाँ, वो कहाँ जगह छेकता है सर? नहीं, बिल्कुल छेकता है। बैलून ले लो, बैलून में एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा? इतना दूर में बैलून आ जाता है, उसमें एयर जितना डालते जाओ क्या होगा? उतना ज्यादा जगह छेकते जाएगा। हाँ, अब कहोगे सर एयर में तो मास तो उतना खास होता नहीं, तो क्या उतना ले? ये होता है, एयर के पास, गैस के पास भी क्या होता है? मास होता है। नहीं विश्वास हो तो घर पे आता होगा वो सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर जो हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं, तो वो सिलेंडर उठा के देखना, जब खाली हो जाए तब उठाना, और न्यू सील पैक आएगा तब उठा के देखना कितना वजन रहता है। खाली सिलेंडर का लगभग 14 केजी वजन होता है, और भरा हुआ सिलेंडर का 28 केजी 29 केजी होता है। तब सोचो कि अगर उसका गैस का वजन नहीं होता, मतलब उसके पास अगर मास नहीं होता, तो क्या हमको जो हम लोग यूज किया हुआ सिलेंडर में और बिना यूज किया हुआ सिलेंडर का वजन में अंतर आता? क्या नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब गैस भी क्या करता है? जगह छेकता है, ठीक है, और उसके पास भी मास होता है। नेक्स्ट है सॉलिड।
सॉलिड देखो, सॉलिड क्या होता है, तो द सबस्टेंस मतलब ऐसा वस्तु, विच है जिसके पास फिक्स्ड मतलब निश्चित क्या होता है, शेप साइज एंड वॉल्यूम, जिसका फिक्स शेप साइज वॉल्यूम होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, आयरन हो गया, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड किसको कहेंगे, तो द सबस्टेंस मतलब ऐसा वस्तु विच है ओनली फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, शेप साइज फिक्स नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस, गैस किसको बोलेंगे, द सबस्टेंस ऐसा वस्तु विच है, विच डू नॉट है, डू नॉट है मतलब जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है, फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम, मतलब ना तो फिक्स शेप होगा, साइज होगा या वॉल्यूम, तीनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होगा, इसी को बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट है एलिमेंट, नेक्स्ट क्या वाला है, एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट हमें बतलाया, एलिमेंट तत्व होता है जो एक प्रकार के एटम्स, ठीक है, तो द सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा उसी को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 118 एलिमेंट होता है। अरे आया बच्चों समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे किसके बारे में, कंपाउंड। कंपाउंड अभी बताया, कंपाउंड का हिंदी यौगिक, ठीक है, तो द सबस्टेंस मतलब ऐसा वस्तु, ठीक है, कंसिस्ट टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम, मतलब जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बना होगा उसी को क्या बोलेंगे, कंपाउंड। इसका एग्जांपल देख लो बालक, इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O हो गया, CO2 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है ना, H2SO4 हो गया, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अरे बच्चों आया समझ में। नेक्स्ट देख लो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मतलब मतलब है सेम, ठीक है, तो मिक्सचर हैविंग सेम प्रॉपर्टी, क्या है वाला, सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बालक, गुण। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बालक, गुण होता है, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद, ठीक है ना। एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब ये बतला है क्या होता है, संरचना, ठीक है ना, क्या होता है, संरचना। तो जिसका क्या हो, टेस्ट भी सेम हो, कंपोजिशन भी सेम हो, प्रॉपर्टीज भी सेम हो। थ्रू मतलब पूरे में, पूरे में मतलब पूरे मिक्सचर में उसका टेस्ट भी सेम होगा, संरचना भी सेम होगा, गुण भी सेम होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, तो शुगर प्लस वाटर जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन मतलब शरबत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर है, शुगर है, देखो दिखा है क्या है, ये हमारा वाटर, हाँ, और ये क्या है, शुगर है। तो वाटर और शुगर जब मिलेगा तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। अब ये शुगर सॉल्यूशन है, इसमें कहीं का भी ऊपर वाला मान लो नल लगा दिया, नीचे ऊपर का पानी पियो चाहे नहीं, मतलब ऊपर का शरबत पियो चाहे नीचे का, टेस्ट सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगा। इसमें रसना मिला दो, अरे क्या मिला दो, रसना, हाँ, रसना सब लोग पिए हो, हाँ, रसना मिला दो, ठीक है। रसना का कलर रेड होता है, ठीक है ना, कैसा कलर होता है, रेड। तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर में कैसा दिखेगा तुमको, रेड दिखेगा। अरे कैसा दिखेगा, रेड रेड दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग मिलाए हैं तो ऊपर में रेड होगा और नीचे में क्या होगा, व्हाइट होगा, ऐसा तो नहीं रहता है, ठीक है। मतलब पूरे मिक्सचर में एक जैसा कलर हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि ये देखो, ये हमारा क्या है, मड है, ठीक है। मिक्सचर हैविंग डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, प्रॉपर्टी मतलब गुण, टेस्ट मतलब स्वाद, एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब क्या होता है बालक, संरचना। थ्रूआउट मतलब पूरे मिक्सचर में अलग अलग होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण, टेस्ट और कंपोजिशन अलग अलग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मड। मड क्या होता है बालक, बोलो मड क्या होता है, तो सॉइल प्लस वाटर को जब मिलाओगे तो हमारा मड बनता है। देखो ये हम लोग इसको दिखाया हुआ है मड के बारे में, देखो मड, ये सॉइल प्लस क्या है इसमें, हेलो, इसके अंदर क्या है, सॉइल प्लस वाटर है, तो सॉइल वाटर। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला पानी देखोगे तो थोड़ा सा फ्रेश मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। नीचे में जाओगे तो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा गंदी मिलेगा, ठीक है, डर्टी वाटर।
मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे तो गंदगी ज़्यादा मिलते जाएगा। मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का प्रॉपर्टी गुण मिलेगा। आया समझ में? इसलिए इसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आया समझ में? चलो, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबको क्लियर है? एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, कंपाउंड यौगिक क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं मॉलिक्यूल के तरफ। किसके तरफ? मॉलिक्यूल्स, जिसका हिंदी हम लोग बचपन में पढ़े थे। मॉलिक्यूल्स का हिंदी जो होता है वो होता है हमारा क्या? अणु। अरे क्या होता है? अणु। मॉलिक्यूल होता क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा, मतलब सबसे छोटा बोल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटा बोल सकते हैं या बहुत छोटा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर। देखो, हम लोग आगे पढ़ेंगे एटम, मतलब हिंदी परमाणु। तो एटम, परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एटम क्या होता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मतलब परमाणु क्या है? किसी भी वस्तु का सबसे छोटी इकाई है। अब हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूल को भी कि क्या है भैया? छोटी इकाई है। तो फिर सर ये मॉलिक्यूल को भी सबसे छोटी इकाई बोल रहे हैं, एटम को भी, तो गड़बड़ हो गया। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। देखो, एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट तो बोलते हैं, लेकिन सभी एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन इस फॉर्म में कभी भी नहीं रहता है। या तो वो H2 के फॉर्म में रहेगा, नहीं तो H2 या किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना के रखता है। ठीक है ना, मतलब ये एटम जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, हाँ, कुछ एटम करता है अकेला एग्जिस्ट, लेकिन सभी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो उसको बोलेंगे, लेकिन उसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसका यही वजह है, क्योंकि वो जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है अकेले। तो जो नेचर में सबसे छोटी इकाई है, एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा सब्सटेंस जो सबसे छोटी भी हो और वो नेचर में अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, अन्यथा मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जिस्ट मतलब रह सकना। ठीक है ना, तो व्हिच कैन एग्जिस्ट इन नेचर। तो कैन एग्जिस्ट इन नेचर का मतलब जो प्रकृति में अकेला रह सकता है, उसी को मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब देखो, मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बांटा गया। एक मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, जो एक एटम से मिलकर बना होगा, मतलब अकेला होगा, उसी को मतलब मोनो एटॉमिक। मतलब अकेला कौन एग्जिस्ट कर सकता है बता तो? अकेला जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनरली नोबेल गैस। ठीक है, बचपन में सुने होंगे। ठीक है, इसको इनर्ट गैस, हिंदी में अक्रिय, सक्रिय और अक्रिय गैस के बारे में सुने हो। तो ये अक्रिय गैस कहलाता है। अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता, ये अकेला रह सकता है। कौन कौन है नोबेल गैस में? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा जो है अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको एटम भी बोलेंगे। देखो, ये सिंगल है, तो एटम भी बोलेंगे और इसको मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग, ये हाइड्रोजन को देखो, एटम तो बोल सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। या तो ये H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो H2, ठीक है ना, H2 या C6H6 बेंजीन का नाम सुने होंगे। मतलब किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है हाइड्रोजन, लेकिन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट है जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उसको एटम तो बोल सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये नोबेल गैस को एटम भी बोल देते हैं और मॉलिक्यूल भी। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक या डाइएटॉमिक। पॉली मतलब बहुत सारा, और डाई मतलब दो, मतलब जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ उसको पॉलीएटॉमिक या
डायटोमिक, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स, टू मोर देन टू एटम्स, ठीक है। जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होगा उसी को क्या बोल देंगे बालक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक। इसमें भी दो होता है, एक होता है हमारा होमो, मतलब जो एक जैसे एटम, जैसे एक जैसे एटम से H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, O3 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, सल्फर, ये सब क्या होगा, होमो एटॉमिक, मतलब सेम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाया। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पर 4 फास्फोरस का, 8 सल्फर का एटम मिलकर के बनाया, तो इसको होमो एटॉमिक। और हेटेरोएटॉमिक क्या हो जाएगा, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनाया होगा। अभी बतलाया ना, होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। कहीं पे भी वर्ड आएगा, होमो का मतलब याद रखना सेम और हेटेरो का मतलब डिफरेंट। अब हेटेरोएटॉमिक में कौन कौन ले लोगे, ठीक है, तो जैसे देख लो CO2 हो गया, H2O हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या कहलाएगा हमारा हेटेरोएटॉमिक। अरे बालक आया समझ में? तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। अब हम लोग टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते। देखो हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, बचपन में पढ़े हो तब भी बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हो तब भी बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अभी से तुम लोग बस इतना ही करना कि जो पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर पढ़ते जाना, ठीक है, और एक भी लेक्चर को मिस मत करना। लेक्चर मिस किए, ठीक है, तो फिर तुमको नेक्स्ट लेक्चर में समझने में परेशानी होगी, इसलिए लेक्चर मिस मत करना। और सारा का सारा जो है रेगुलरली टाइम पे तुम पढ़ाई करते रहो, तो सारा का सारा केमिस्ट्री तुमको आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक एटम। बालक एटम नाम सुने होगे बचपन में, एटम सर ये है वो है। आज तुम लोग को हम लोग दिखाते हैं एटम एक्चुअल में होता कैसा है, एक्चुअल में एटम दिखता कैसा, ठीक है। एटम बचपन में पढ़ रहे होगे एटम के बारे में, मतलब परमाणु के बारे में क्या पढ़े हो कि सर सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं, बस बात खत्म। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर तुमको अगर कोई बोल दे कि सर, ठीक है ना, ईंट क्या होता है, ईंट का डिफिनीशन बताइए। जैसे मान लो कि कोई ऐसा आदमी तुम्हारे पास आ गया जिसको आज तक पता ही नहीं है कि ईंट होता क्या है। अब तुमको उसको फील करवाना है कि ईंट क्या होता है बाय डिफिनीशन, दिखा करके नहीं, डिफिनीशन से। तो कैसे कहोगे कि वो उसके दिमाग में ईंट का कुछ इमेज छप जाए। आप जानते हो एटम, सिंगल एटम को तो आज तक हम लोग देख नहीं पाए, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं देख पाया है। तो हम लोग जो है ऐसा तो नहीं है कि जिसको नहीं देख पाते हैं वो चीज़ नहीं होता है, होता है। और उस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली देख करके नहीं, लेकिन उसके द्वारा जो चेंजिंग होता है, जैसे हवा देखते तो नहीं लेकिन हवा के द्वारा चेंजिंग होता है। जैसे अगर हवा तेज बहती है तो हम लोग को फील होता है कि अच्छा हवा का स्पीड बढ़ गया है, मतलब हम लोग उसके द्वारा जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं। जैसे लाइट को हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन लाइट के द्वारा इस रूम का अंधेरा गायब हो जाता है तो हमको समझ में आता है अच्छा लाइट है। नहीं अंधेरा गायब होता है तो हम लोग समझते हैं कि अच्छा इस रूम में लाइट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं तो उसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके द्वारा चेंजिंग जो होता है उससे हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग एटम को भी किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईंट के बारे में। किसके बारे में? ईंट के बारे में। देखो ईंट जो है अगर किसी को बताना हो तो क्या बोलोगे कि देखो भैया ये एक क्यूबॉइडल शेप होता है। क्यूबॉइडल मतलब घनाभ, अरे पढ़े होगे बचपन में घन और घनाभ का। तो ये घनाभ शेप का होता है, मतलब क्यूबॉइडल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है वाला? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब घना, क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। और ये किसकी चीज से बनाया जाता है मतलब? तो ये जो है ये बनाया जाता है मिट्टी, ठीक है। अरे किससे बनाया जाता है? मिट्टी से प्लस वाटर से, प्लस इसको क्या कर देते हैं हम लोग? हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो क्या तैयार हो जाता है? ईंट तैयार हो जाता है। तो देखो ईंट देख तो नहीं पाया वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इमेज बना कि जैसे ही तुम बोले घनाभ क्या कर, तो उसके दिमाग में ऐसा बनेगा।
तब बोले कि सर इसमें मिट्टी पानी डाल के इसको गर्म करते हैं तो ईंट तैयार होता है। तो उसके दिमाग में इस प्रकार का एक इमेज बन जाएगा। उसी तरह से अगर एटम को हम लोग सीधा बोलते हैं परमाणु को कि सर सबसे छोटी इकाई है, तो ईंट को भी तो बोल सकते थे कि सर सबसे छोटी इकाई, दीवार का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसको ईंट बोलते हैं। लेकिन इससे ईंट का डिफिनीशन तो हम लोग बोल दिए, लेकिन इससे हमको पता नहीं चला कि ईंट होता क्या है। तो ईंट एक्चुअल में होता क्या है तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि वो कैसा शेप का है, किस चीज से बना है, ठीक है, उसका कलर क्या है। ये सब चीज अगर बता दो तो क्या होगा, उसके दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एटम को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो एटम जो होता है बालक, एटम जो होता है हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं, ठीक है, तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट तो होता ही है, स्मॉलेस्ट यूनिट तो होता ही है, साथ में ये स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल नाम सुने होंगे, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, अरे स्फेरिकल मतलब गोलाकार, जैसे फुटबॉल होता है, छोटा सा जो क्रिकेट का बॉल होता है वो सब कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही बनाओगे तो अच्छा ये मतलब कि ये जो है ये हमारा किसका इमेज बनेगा बालक, ये क्या है हमारा एटम, ये हमारा क्या है बालक, एटम का फिगर है, ठीक है ना। तो ये एटम हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि अच्छा ये जो है ये हमारा एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है, इसमें दो पार्ट होता है। क्या दो पार्ट होता है, तो ये देख रहे हो एक व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा और एक थोड़ा सा हल्का येलो कलर का है, ये दिख रहा होगा, तो दो पार्ट में दिख रहा है। अब देखो ये सेंटर वाला हिस्सा, ये देखो इसको हटाओ, ठीक है, ये क्या हमारा एटम का दो भाग होता है। सबसे पहले याद रखना एटम का हिंदी होता है क्या हमारा, एटम का हिंदी क्या होता है बालक, परमाणु, और एटम का हिंदी क्या होता है, परमाणु। तो एटम जो है स्फेरिकल शेप का होता है और इट इज कंसिस्ट मतलब बने, इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, सेंटर वाले पार्ट में रहता है और रेस्ट में रहता है। कैसा रहता है बालक, रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो ये देखो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, अरे इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन। अब न्यूक्लियर मतलब होता है नाभिकीय, नाभिकीय, और रीजन मतलब क्या होता है बालक, क्षेत्र। तो नाभिकीय रीजन मतलब न्यूक्लियर रीजन मतलब नाभिकीय क्षेत्र, या इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्र। और बालक इसके चारों तरफ, ठीक है ना, ये क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट होता है। देखो ये क्या है हमारा एटम है, एटम का सेंटर वाले पार्ट में क्या है हमारा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि किस अवस्था में रहता है, रेस्ट में। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, घूमते रहता है चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हेलो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, ठीक है ना। या हेलो बालक, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिट बोल दो, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब बाह्य नाभिकीय क्षेत्र, बाह्य नाभिकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है बालक। या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, कक्ष, ठीक है। तो अब देखो याद रखना एटम का फिगर कुछ बना, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का, गोलाकार। उसका कितना भाग होता है, दो भाग होता है, एक सेंटर वाला भाग जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रेस्ट में रहता है, और एक बाहर वाला भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बालक, एटम बोलेंगे, समझ में। अब जो है हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पता है एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस,
याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। याद रहेगा वाला, क्या बोले हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, हमारा सबको लिखते ही जाना। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटम के बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखो वाला, यहाँ पर जो हमारा है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, बचपन में कुछ लोग पढ़े होंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, निगेटिव मतलब माइनस में होता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी होता है। इसी तरह से प्रोटॉन का भी पढ़े होंगे, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये सब जो है, ये सब चीजों को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, चार्ट बनाए हैं, और इस चार्ट में सारा चीज का डाटा जो है हम लोग लिख देते हैं, और ये सारा का सारा चीज कॉपी में नोट करते चलना है। ठीक है, तो सारा का सारा जो है हम लोग यहाँ पर जो है लिख करके और इसको याद रखना है। हम पहले भी बोल दिए हैं क्या कि 4 चैप्टर है वो तो एकदम टिप ऑफ टंग आ ही जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब अगर 4 चैप्टर ना याद किए तो ना मिलना, तुमसे ना हो पाई। हाँ, तुमसे तो केमिस्ट्री फिर बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए पहला 4 चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का वो पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। तो खैर देखो, हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्चुअल मास मतलब वास्तविक, एक्चुअल मतलब वास्तविक, उसका वास्तविक मास कितना है। एक्चुअल चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज का हिंदी क्या होता है बालक, आवेश, मतलब वास्तविक आवेश कितना है। उसके बाद रिलेटिव मास, रिलेटिव मतलब किसी के तुलना में। अब किसका तुलना करना है तो हम लोग देखेंगे किसका तुलना करना है, उसके बाद रिलेटिव चार्ज पढ़ना है। तो हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहला एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बालक याद रखना, क्या याद रखना, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी होता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास वाला कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। चार्ज अभी बतलाएं कितना होता है, माइनस में होता है, और प्रोटॉन का प्लस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। उसी तरह से प्रोटॉन का देख लो, प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 पावर कितना होता है, माइनस 24 ग्राम होता है। चार्ज प्लस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये प्लस में, ये माइनस में होगा। न्यूट्रॉन का याद रखना 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक है, अरे क्या होता है, माइनस 10 पावर माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक है, चार्ज इसका 0 होता है। बालक चार्ज क्या होता है, अरे चार्ज क्या होता है हमारा 0 होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का कितना मास, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। न्यूट्रॉन का कितना, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। एक्चुअल चार्ज, चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन का प्लस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन का होता है 0। अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज कुछ दिख रहा है तुम लोग को, क्या सिमिलरिटी दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही हमारा प्रोटॉन का चार्ज है। अरे कुछ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, बस अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मास सिमिलर होता है। प्रोटॉन का भी मास 1.66 और न्यूट्रॉन का भी मास 1.67। 10 पावर माइनस 24 ये भी है, 24 ये भी है, बस पॉइंट का अंतर है। मतलब लगभग लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बालक,
बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो देखो दो चीज सिमिलर मिला, क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, खाली इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में, मतलब एक का याद रखो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। नेक्स्ट क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, लगभग सेम, सिमिलर बोल दो। नेक्स्ट है रिलेटिव मास। बालक रिलेटिव मास क्या होता है, तो देखो रिलेटिव मास जो है हम लोग को निकालना है, तो रिलेटिव मतलब H प्लस की तुलना करना है। H प्लस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का, बट्टा में क्या कर दो, हेलो बालक, बट्टा में क्या कर दो, H प्लस, बट्टा में क्या कर दो, H प्लस। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हो, इलेक्ट्रॉन का हो तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का हो तो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का हो तो न्यूट्रॉन का मास बटा H प्लस। H प्लस होता क्या, रिलेटिव चार्ज में भी यही करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, हाँ, और बटा में क्या कर देना है बालक, बटा में क्या कर देना है, H प्लस। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं H प्लस होता क्या है बालक, H प्लस होता क्या है। तो हम लोग हाइड्रोजन को अगर बचपन में कभी पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े तो अभी बताते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक मात्र प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है। H प्लस को क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो H प्लस बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो क्या बचेगा, खाली, अरे क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, मतलब क्या, H प्लस को हम लोग चाहे तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। देखो प्लस चार्ज भी है और प्रोटॉन, मतलब हम लोग H प्लस को हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रोटॉन बोल दिए या H प्लस बोल दिए, दोनों का मतलब सेम ही समझना, आया समझ में, याद रख लो, क्या, प्रोटॉन H प्लस, H प्लस को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, आया समझ में। तो हम लोग को H प्लस मतलब प्रोटॉन का तुलना करना है, तो पहला तुलना कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब बताओ तुम लोग बालक, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निकालना है, हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन बटा H प्लस करो, प्रोटॉन का हो तो प्रोटॉन बटा H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था बालक, 9.1 × 10⁻31 kg, बटा में प्रोटॉन का मास 1.66, ये ग्राम में, ये केजी में, तो 9 साफ किया, तो केजी में कन्वर्ट करो, अरे करो केजी में, तो 1.66 × 10⁻27 केजी आ जाएगा। अगर इसको केजी में करोगे कन्वर्ट, ग्राम को केजी में, तो -24 से -3 और बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, -27 केजी। अब इसको डिवाइड करो, अब इसको काटोगे तो ये आएगा लगभग 1/1840। आया समझ में, कैसे निकालेंगे बालक, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास बट्टा में H प्लस मतलब प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास पता है, केजी में लिखना है, ये ग्राम में लिखा है, ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, -27 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन का मास डालो, 1.66 × 10⁻27 केजी, बट्टा में फिर प्रोटॉन का 1.66 × 10⁻27 केजी, तो काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। न्यूट्रॉन का भी वही हो जाएगा, 1.66 × 10⁻27, बटा प्रोटॉन, मतलब लगभग ये भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ये भी कट जाएगा तो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में, रिलेटिव मास कैसे करना है, तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास बटा प्रोटॉन का निकालना तो प्रोटॉन बटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बटा न्यूट्रॉन करना है, समझ में आया बालक। तो हम लोग जो है ये हटाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डाटा लिख देते हैं, तुम लोग को डाटा याद रखना है, ठीक है। तो बतलाव बालक, यहाँ पर क्या बतला है, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बतला है, 1/1800, ऐसे तो एक्यूरेट 1837 होता है, किसी बुक में 1/1840 लिखा रहता है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन का क्या बतला है, 1, और न्यूट्रॉन का क्या बतला है, लगभग 1। देखो ये जो इस टाइप का सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है सिमिलर मतलब लगभग बराबर होता है, समझ में आया। नेक्स्ट है रिलेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालो, इलेक्ट्रॉन का पहले है, ये पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6,
माइनस देखो ना माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटा में प्रोटॉन का कितना है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा मतलब ये कटेगा तो कितना आएगा -1। देखो ना ये तो पूरा कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन बटा प्रोटॉन मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब बटा में फिर प्रोटॉन है, देखो ना H प्लस मतलब प्रोटॉन, तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 के बराबर, और ये 0 न्यूट्रॉन 0, अरे न्यूट्रॉन का चार्ज 0 बटा में H प्लस का, तो H प्लस का क्या हो जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 0 हो जाएगा क्योंकि किसी को भी 0 से गुना करो तो क्या हो जाता है 0 आता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को ये याद रखने की आवश्यकता, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखो इसका रिजल्ट लिखो। अब इसका रिजल्ट क्या बतला है, अभी क्या बतला है, तो इसका तो 1 बतला है -1, इसका +1 बतला है, इसका क्या बतला है 0। तो याद रखो ये हो गया हमारा चार्ट। करना क्या है, इस चार्ट में मसाला तेल रख के चाट जाना। अरे आया समझ में, हाँ चाट को चाट जाना, नहीं तो तुम्हारा चटनी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया चटोरी सब। तो देखो हाँ इसलिए चाट बना दिया है, चाट लेना, सर तो वैसे भी चटोरी है। अब देखो हम लोग को यहाँ पर जो चीज हम लोग देखे उसको लिख भी लेते हैं। पहला एक चीज और है, पता है बालक तुम लोग को क्या, तो एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं किया जाता है। देखो इससे अब ये रिलेटिव मास मेरा लिखने का मकसद यही था मेरे, क्या इलेक्ट्रॉन का मास को प्रोटॉन से जब कंपेयर किया गया तो 1/1840 गुना कम है। सोच रहे हो कितना कम है, अगर इस मार्कर को 18 देखो 2 भाग में बांटेंगे तो इतना आएगा। ठीक है ना, और इसका भी आधा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब मात्र 2 से 4 पार्ट करो तो बहुत छोटा हो जाएगा। और सोचो 1840 टुकड़ा करोगे इस मार्कर को तो 1840 टुकड़ा में क्या बचेगा बहुत छोटा सा, और उस 1840वां भाग जो है इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा न के बराबर। जैसे अगर मान लो कि तुम लोग चीनी लेने जाते हो, तो क्या चीनी लेने जाते हो तो उसमें पन्नी जो उसका जो थैली देता है कैरी बैग, क्या उस कैरी बैग का वजन थैली का वजन करवाते हो क्या कि नहीं, हमारा तो चीनी अलग से दीजिए, कैरी बैग का वजन हमको ज्यादा हो रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि चीनी के मास के तुलना में उस कैरी बैग का थैला का वजन क्या 9 के बराबर, इसीलिए हम लोग उसको नहीं तोलवाते हैं अलग से। समझ में आया कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास किसके कंपेयर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में 9 के बराबर होता है। इसलिए पता है बालक कि इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में कंसीडर नहीं किया जाता है। बचपन से तुम लोग पढ़े हो गए क्या कि मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन गया मैग्नीशियम 2+। देखो चार्ज बढ़ा घटा लेकिन मास इसका भी 24 इसका भी 24, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 निकलने के बाद भी मास में कोई चेंज नहीं आया। तो ये ऐसा क्यों होता है बालक, तो ऐसा इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत कम होता है, 1/1840 गुना कम होता है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग एटॉमिक मास में कंसीडर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को एटॉमिक मास में कंसीडर नहीं करते। याद रहेगा क्या बताया बालक कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है ना, अरे आया समझ में, तो याद रखना। ठीक है ना, तो हम लोग नोट करके इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो बालक देखो नोट करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मास में कंसीडर नहीं किया जाता। पूछेगा क्यों, तो इसमें लिख दोगे क्या, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब होता है न के बराबर, तो नेग्लिजिबल इन कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना, इन कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास 9 के बराबर होता है, इसीलिए एटॉमिक मास में नहीं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर, कंसीडर मतलब लेना, तो इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेते हैं, किस में, एटॉमिक मास में। क्यों, बिकॉज, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास इलेक्ट्रॉन का मास 9 के बराबर होता है, इन कंपेयर मतलब तुलना में, किसके तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में। आया समझ में। तो हमारा जो है ये हो गया नोट पॉइंट। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब जानते हो वाला, रिप्रेजेंट करना, मतलब रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना। अरे रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, ठीक है। तो हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो देखो बालक, जैसे देखो हम लोग का आधार कार्ड होता है, जो हम लोग को क्या करता है, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो कि तुम भारत के मूल निवासी हो, कैसे पता चला है कि तुम भारत के मूल निवासी हो। मान लो कि अगर किसी प्रकार का परेशानी आता है, ठीक है, जैसे देखो वहाँ पर जो है हम लोग का ये जो बंगाल है, ठीक है, तो बंगाल में कुछ बाहरी लोग आकर के रह रहे थे, ठीक है। तो अब वहाँ पे रह रहे थे, तो सरकार को अब इसको पता लगाना है क्या, कि कौन वहाँ का मूल निवासी और कौन बाहरी है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएगा, तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड देखेगा। तो ये हम लोग को क्या करता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। तो क्या साइंटिस्ट लोग मिलके क्या बनाया, ये देखो एक्स, नीचे में क्या रहता है बालक, नीचे में जेड और ऊपर में ए, या न्यू फॉर्मेट में क्या करता है, एक्स, इधर ही जेड और इधर ही ए होता है। अब बालक यहाँ पर देखो, ए जो होता है, ए क्या होता है, मास नंबर, ठीक है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्या है वाला, तो सिंबल, क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। मतलब वाला एक्स जो है हमारा सिंबल हो जाएगा, ए जो है ये मास नंबर होगा, और जेड क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। याद रहेगा। अब देखो ये बहुत आसान कर देता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में मान लो कि हम लोग ले लेते हैं क्या, सोडियम। पहला देखो एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है हमारा, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा सोडियम Na, ये देखो 11, कहोगे सर ये क्या है, तो Na क्या है, सब लोग जानते हो, सोडियम है। हाँ वाला Na क्या है हमारा, सोडियम है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंबल ऑफ सोडियम, सिंबल ऑफ सोडियम। हमारा यहाँ पर 23 क्या है, 23 ऊपर वाला मास नंबर बोले हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, मास नंबर ऑफ सोडियम। और 11 क्या हो जाएगा बाबा, एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर तुमको इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो पहचान जाना है क्या, कि ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लो, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का होता है हमारा, इधर भी लिख सकते हो दोनों एक साइड, जैसे यहाँ पर देख लो 13 और 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एल क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ अल्युमिनियम, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद 27 क्या हो जाएगा, बताओ 27 क्या हो जाएगा, मास नंबर ऑफ अल्युमिनियम, मास नंबर ऑफ अल्युमिनियम। और 13 मतलब यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा, 13 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ अल्युमिनियम। मतलब इस प्रकार से हम लोग एटम को चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो अभी बतलाए एटम का कितना प्रकार, दो, सॉरी एटम का प्रकार बोल रहे हैं, एटम के अंदर कितना था, कितना पार्ट में बांटा गया था एटम को, दो पार्ट में। देखो एटम
एक क्या था न्यूक्लियस और एक क्या था हमारा ऑर्बिट। क्या था ऑर्बिट, ये वाला पार्ट ऑर्बिट था और ये वाला पार्ट क्या था हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस था, ये हमारा ऑर्बिट था। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था किस कंडीशन में, रेस्ट में, और बाहर में क्या था इलेक्ट्रॉन, और ये चारों तरफ घूम रहा था ऑर्बिट में। आया समझ में। तो अब इसमें जिस रिएक्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेगा उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसको क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन दो प्रकार का होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियस जिस रिएक्शन में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया वाला। तो यहाँ पर जो है क्या याद रखना, क्या याद रखना है, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पर क्या हो जाएगा बालक, टाइप्स ऑफ एटम है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो बालक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो प्रकार का होगा। हमारा पहला क्या हो जाएगा हमारा बालक, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टेक पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। देखो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इसमें कौन पार्टिसिपेट लेगा, न्यूक्लियस। तो इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बालक, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। आया समझ में, अरे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या हमारा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इज कॉल्ड क्या बोल देंगे वाला, केमिकल रिएक्शन। आया समझ में। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियस भाग लेगा, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है। कोई भी चीज अगर बीच में होगा, जैसे मान लो कि इस रूम में कोई बीच में खड़ा है, कोई गेट पे खड़ा है, तो गेट पर जो खड़ा होगा उसको निकालना बहुत आसान होगा, जो रूम के सेंटर में खड़ा होगा उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह से एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। समझो कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ सकता है, तब तो जाकर के न्यूक्लियस ब्रेक होता है और रिएक्शन करता है। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, जो हमारा सन वगैरह है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन बाहर वाला हिस्सा में रहता है और इसीलिए वो इजीली क्या कर सकता है, इधर से उधर कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में आसानी से हो जाता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हम लोग को नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल होता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसके लिए अलग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन में देना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट अब देखो टाइप्स ऑफ एटम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अरे क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एटम। तो देखो बालक, एटम जो है वो हमारा कितना प्रकार का होगा, एटम 2 प्रकार का होगा बालक।
एटम पहला, बालक एटम कितना प्रकार का होगा, हमारा एटम जो होगा दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा हमारा न्यूट्रल एटम। अरे कैसा एटम, न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम किसको बोलेंगे, तो जिस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, चार्जलेस, ठीक है। चार्जलेस मतलब अनावेशित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनावेशित, मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो। तो चार्जलेस एटम, हेलो, चार्जलेस, सेंसलेस नहीं रे, हम लोग जैसा नहीं, सेंसलेस सब, चार्जलेस एटम, हाँ चार्जलेस एटम, सेंसलेस सब कहीं का कुछ बोल लेते हो। तो चार्जलेस एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल एटम, जिस पर मतलब कोई भी चार्ज ना हो, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो। जैसे एग्जांपल देखो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ बोरोन, बोरोन, तो बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं। दूसरा क्या होता है वाला, ठीक है, दूसरा होता है आयंस। क्या होता है, आयंस। आयंस किसको बोलेंगे, तो जिस पर चार्ज हो, ठीक है। तो हम लोग चार्ज एटम, चार्ज मतलब आवेशित, ठीक है। चार्ज मतलब क्या हो जाएगा बालक, आवेशित, ठीक है। तो चार्ज एटम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, आयंस। क्या हो जाएगा बालक, आयंस। ये फिर से दो प्रकार का होता है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। क्या क्या, तो इसमें पहला जो होता है हमारा क्या होता है, कटायन। कटायन किसको बोलेंगे हमारा, ठीक है, कटायन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड कटायन। पॉजिटिव चार्ज एटम होगा उसी को कटायन बोलेंगे। एग्जांपल इसका होता क्यों है, तो इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से क्या होता है, कटायन बनता है। जैसे देख लो एग्जांपल में क्या हो जाएगा बालक, एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल में क्या ले लो, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया H+, जो भी प्लस वाला होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा कटायन। दूसरा देख लो, इसमें दूसरा क्या हो जाएगा हमारा अनायन। अनायन किसको बोलते हैं, तो जो हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज एटम, निगेटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बालक, अनायन बोलेंगे, ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके वजह से होगा, तो इट इज ड्यू टू लॉस नहीं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इट इज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से होता है। इसका एग्जांपल देख लो वाला, एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, देखो जगह नहीं है। एग्जांपल क्या होगा, H है, हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा H-। तो जितना भी प्लस वाला होगा सारा का सारा क्या, देखो कटायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कटायन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या कहलाएगा, अनायन कहलाएगा। समझ में आया वाला। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा। अब इसमें जो है हम लोग आगे का टॉपिक में लेक्चर में देखेंगे क्या, ठीक है, कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के बारे में अभी और भी देखना है, ठीक है ना। तो आज काफी लंबा लेक्चर हो गया, हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, चलो तो ठीक है बच्चों, लव यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और मन ला करके पढ़िए। आप लोग का फ्यूचर जो है आप ही लोग पे डिसाइड करता है कि आप लोग अभी से कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।